गॉड। तो बच्चों जिन्होंने रिकॉर्डिंग देखना स्टार्ट कर रहे हैं किया होगा वो करेंगे, उनके लिए एक बार रिपीट कर दूं। काइनेमेटिक्स में हम लोग मोशन के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। ये काइनेमा वर्ड से बना हुआ है जिसका मतलब होता है मोशन। यहाँ पे मोशन के बारे में पढ़ेंगे, कॉज के बारे में नहीं देखने जा रहे हैं। कॉज ऑफ मोशन हम लोग लॉज ऑफ मोशन में पढ़ते हैं अगले चैप्टर में। तो अब हम लोग पहला देख रहे हैं रेस्ट एंड मोशन। तो कब आप बोलोगे कि ये ऐसे ऐसे टाइप के नशा लाता कहाँ से है भाई? वो शैम्पू का नशा, शैम्पू का भी कोई नशा करता है क्या? तूने तो पूरा मेरे हिसाब से नशा करने में ही पीएचडी कर रखी है। देखो तो डॉक्टर ओम हीरे बोलना चाहिए। बस पीएचडी का सब्जेक्ट तेरा और नशा करना है। अब से ओम को हम लोग डॉक्टर ओम हीरे बोलेंगे। ये पीएचडी वगैरह सब कर चुका है। ये डायरेक्ट मैसेज मेरे को दिखा नहीं। साक्षी डायरेक्ट मैसेज मेरे को दिख नहीं रहा है, तो एक एवरीवन वाले मैसेज में कर दो। तो देखो ये साक्षी ने हमें बताया कि व्हेन अ बॉडी चेंजेस इट्स पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग इज कॉल्ड एज द बॉडी इज इन मोशन। सही बात है। अगर कोई बॉडी अपने सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में पोजीशन चेंज कर रही है तो हम वहां पर बोलते हैं कि डायरेक्ट मैसेज मुझे अब दिखना बंद हो गया है। डायरेक्ट दिखते ही नीचे का मेरे को दिखता ही नहीं है फिर। तो रेस्ट एंड मोशन क्या है? जब कोई अपने सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में अपनी पोजीशन चेंज कर रहा होगा तो वहां पे हम लोग बोलते हैं कि वो रेस्ट पे है या फिर मोशन में है, मतलब मोशन में है। अब देखो यहाँ पे एक एग्जांपल देते हैं। मान लो अपने पास एक जबरदस्त कार है और इसके अंदर अपने दो लोग बैठे हुए हैं, चिंटू और पिंटू। सी फॉर चिंटू, पी फॉर पिंटू। और इनका दोस्त संता। अच्छा, इनका दोस्त संता कहीं रोड पे खड़ा है। अब अगर संता से पूछा जाए कि भाई चिंटू पिंटू क्या कर रहे हैं, तो वो क्या बोलेगा? कार ये चल रही है ना, कार आगे को 20 स्पीड से जा रही है। ये तेजस, ये कहाँ से लेके आते हो तुम लोग ऐसे ऐसी ऐसी बातें? अरे मैं कहाँ डिस्ट्रैक्ट हुआ यार सानिध्य, मैं तो बना ही किया ना यार कि ऐसी बातें कहाँ से क्या तो। कुछ भी देखो, मुझे पढ़ाने दो। अब ये अंकित बोल रहा है वो दोनों ऊंट है। कुछ भी बोल रहे हो तुम लोग। भीलवाड़ा में ऊंट पे घूमते हैं? सही बात है। राजस्थान में तो ऊंट होते ही होंगे। ठीक है, तो देखो बच्चों अब, तो देखो भाई,
अगर ये संता से पूछा जाए कि ये चिंटू पिंटू क्या कर रहे हैं, तो उसको क्या लगेगा कि वो कार में बैठे हैं और कार के साथ साथ आगे जा रहे हैं। तो फॉर संता, तो संता के लिए जब जो देख रहा होता है ना, जिससे पूछा जाएगा कि क्या हो रहा है भाई, वो ऑब्जर्वर है। जब संता ऑब्जर्वर है तो उसके लिए क्या है, चिंटू एंड पिंटू आर मूविंग, है कि नहीं? अरे वही संता यार, ये कल्पना मैडम ने स्पेलिंग सही से बताई नहीं मुझे संता की। और जब पिंटू से पूछा जाएगा कि भाई चिंटू क्या कर रहा है, अगर पिंटू को ऑब्जर्वर बनाया जाए, पिंटू को ऑब्जर्वर बनाया जाए तो पिंटू क्या बोलेगा, चिंटू क्या कर रहा है, चल रहा है या रेस्ट पर है? पिंटू को क्या लगेगा कि अरे चिंटू तो मेरे बगल में बैठा है, ये तो कहीं जा ही नहीं रहा है, कब से बैठा ही हुआ है। तो वो क्या बोलेगा, चिंटू के लिए, पिंटू के लिए, पिंटू ऑब्जर्वर है ना, चिंटू इज इन रेस्ट। और उसको क्या दिखेगा कि संता जो है वो पीछे को जा रहा है। इसको क्या दिखेगा कि मैं, हम दोनों तो बैठे हुए हैं यहाँ से पे चुपचाप, और ये पीछे को भागता जा रहा है, क्योंकि बीच की डिस्टेंस बढ़ती जा रही है ना, समझो। या अभी वो बात छोड़ो, अभी बस ये समझ लो कि पिंटू के लिए चिंटू रेस्ट पर है, जबकि संता के लिए चिंटू पिंटू दोनों मूव कर रहे हैं। अब तो इसका मतलब देखो क्या है कि कौन रेस्ट पे या कौन मूव कर रहा है, ये एब्सोल्यूट टर्म नहीं है ना, ये रिलेटिव टर्म है ना। किसी ऑब्जर्वर के लिए कोई मूव कर रहा होगा तो किसी ऑब्जर्वर के लिए कोई रेस्ट पर होगा। जैसे आप खुद सोचो कि अभी आपको क्या लग रहा होगा कि आप बैठ के अभी फिजिक्स का लेक्चर अटेंड कर रहे हो, आप कहीं बैठे हुए हो आराम से, बट एक्चुअल में क्या तुम बैठे हुए हो? तुम्हारे घर वालों के लिए तो तुम बैठ के क्लास अटेंड कर रहे हो भाई, तुम रेस्ट पर हो, तुम्हारे घर से में अंदर कोई देख रहा होगा तुम्हें तो। लेकिन अगर अर्थ के बाहर निकल जाओ ना, कोई सैटेलाइट से अर्थ को देखा जाए तो अर्थ क्या दिखेगा, रुका हुआ दिखेगा या चलता हुआ दिखेगा अर्थ? ना आपको पता है कि अर्थ जो है वो सन के अराउंड घूम रहा है। तो अगर हम अर्थ के बाहर से कहीं से सैटेलाइट पे खड़े होकर देख रहे हैं तो हमें ये चलता हुआ दिखेगा। तो इस पे अगर तुम यहाँ बैठ के फिजिक्स की क्लास अटेंड कर रहे हो तो तुम भी यहाँ पर चलते हुए दिखोगे, जबकि तुम्हारे घर वालों के लिए तुम अभी फिजिक्स अटेंड कर रहे हो। तो इसका मतलब क्या हुआ कि किसी के लिए कोई चीज रेस्ट पे दिखती है तो किसी के लिए वही चीज मूव करती हुई दिखती है। तो रेस्ट एंड मोशन ये एब्सोल्यूट टर्म नहीं है ना, ये रिलेटिव टर्म है। बिना ऑब्जर्वर के रेस्ट या मोशन का कोई सेंस नहीं है ना। रेस्ट और मोशन ऑब्जेक्ट और ऑब्जर्वर दोनों की कंबाइंड प्रॉपर्टी है। समझ आ रहा है बच्चों? पिंटू के लिए संता पीछे जा रहा है, पिंटू के लिए संता पीछे जाता होगा, तो आपको यहाँ पे क्या ध्यान रखना है, रेस्ट एंड मोशन इज रिलेटिव टर्म। हाँ मूविंग ही बोलेगा भाई, मूविंग ही बोलेगा। हमेशा एक चीज देखो फिजिक्स में याद रखना कि देखो कई बार आपने ऐसा जो ट्रेन वगैरह में ट्रेवल किया होगा, कई बार उन्होंने देखा होगा कि अचानक से कभी ट्रेन प्लेटफॉर्म पे खड़ी हो और धीमे से चल जाए, तो आपको समझता नहीं है कि आपकी ट्रेन चली या नहीं चली, तो आप क्या देखते हो, अगल बगल देखने लग जाते हो कि प्लेटफॉर्म पे या कोई को देखते हो कि वो लोग क्या हो रहे हो, तो आपको आइडिया लगता है कि आपकी ट्रेन चल रही है या नहीं चल रही है। कभी ऐसा हुआ है बच्चों, कहीं ट्रेन खड़ी है अचानक से थोड़ा सा चला तो आपको समझता नहीं है कि ट्रेन चली या नहीं चली, तो आपको तुरंत बाहर देखना पड़ता है। मैं कहाँ लिखूं? समझ आ रहा है?
तो इसका मतलब देखो क्या होता है कि फिजिक्स में हमेशा हमें जो फील होगा हम वही लेके चलते हैं ना। फिजिक्स में हमेशा हमें जो फील होता है हम वही लेके चलते हैं। हम बाहर प्लेटफॉर्म पे नहीं देखने जाएंगे ना। हम क्या सोचेंगे, हमेशा आपको क्या लगता है कि आप रुके हुए हो। जब ट्रेन चली तो भी आपको यही लगा था कि आप रुके हुए, बाकी अगल बगल वाले लोग चल रहे हैं, बाहर के लोग चल रहे हैं ना। फिजिक्स में हम हमेशा ऐसे मान के चलते हैं कि जो देख रहा होता है वो खुद को हमेशा किस में मानता है, रेस्ट पे, और बाकी लोगों को मानता है वो चल रहा है। तुम खुद से कितना भी फास्ट चलो लेकिन तुम मानोगे कि तुम्हारे लिए तुम हमेशा रेस्ट करो। समझ लो बच्चों, तुम्हारे लिए तुम हमेशा रेस्ट पे रहोगे भले ही तुम कितना भी दौड़ लगाओ। फिजिक्स की दुनिया में एक ऑब्जर्वर के लिए ऑब्जर्व वो खुद हमेशा रेस्ट पे माना जाएगा ना। क्योंकि नॉर्मली अगर आपको पता ना हो कि आप चल रहे हो तो आपको यही लगता है। ये अलग बात है कि भाई हम अगल बगल की चीजें देख के समझ जाते हैं कि हम चल रहे हैं। बट एक्चुअल में देखा जाए, अगर आपको ये पता ना चले, बाहर पूरा डब्बा बंद कर दे, बाहर विंडो विंडो बंद कर दे और हल्का सा ट्रेन चलाए, आपको लगेगा ही नहीं कि आप चल रहे हो। आपको ये लगेगा आप रेस्ट पे ही हो। ठीक है बच्चों, तो एक ऑब्जर्वर के लिए वो खुद को हमेशा रेस्ट पे मानेगा और दूसरों को ही चलता हुआ मानता है। ऑब्जर्वर ही भी हो सकता है, सी भी हो सकता है। जो भी ऑब्जर्वर होगा, ही सी विल बी इंटरेस्ट ऑलवेज। तो रेस्ट एंड मोशन इज अ रिलेटिव टर्म ना। कोई भी चीज ऐसी नहीं है कि आप बोल दो कि एब्सोल्यूट रेस्ट में या फिर एब्सोल्यूट मोशन में। नथिंग इज इन एब्सोल्यूट रेस्ट और एब्सोल्यूट मोशन ना। ये क्या है, इट इज रेस्ट एंड मोशन जो है वो क्या है, इट इज अ कंबाइंड प्रॉपर्टी ऑफ ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जर्वर। ठीक है बच्चों, बिना ऑब्जर्वर के आप बोल नहीं सकते कि कोई चीज रेस्ट पे या मोशन में। कोई एक ऑब्जर्वर होगा, उसके लिए ही कोई चीज रेस्ट पे होगी या मोशन में ना। कोई भी चीज ऐसा नहीं है कि ऑब्जर्वर है ही नहीं है, आप ऐसे बोल रहे हो कि वो रेस्ट में या मोशन में ना। किसी न किसी ऑब्जर्वर के लिए कोई चीज रेस्ट में होती है या मोशन में होती है। तो ये ऑब्जेक्ट और ऑब्जर्वर दोनों की कंबाइंड प्रॉपर्टी है ना। अकेला आप ऑब्जेक्ट नहीं ले सकते, अकेला ऑब्जर्वर नहीं ले सकते ना। एक ऑब्जेक्ट होगा, एक ऑब्जर्वर होगा। ठीक है बच्चों, यहाँ तक सबको क्लियर है कि कुछ भी एब्सोल्यूट रेस्ट में नहीं है। यही तो फिजिक्स में सानिध्य होता है कि फिजिक्स में आपको बाहर प्लेटफॉर्म देखने की इजाजत नहीं मिली हुई है। फिजिक्स में अगर आप ट्रेन में बैठे और ट्रेन धीमे से चल दी तो फिजिक्स में क्या आप मानोगे कि विंडो नहीं है बाहर देखने के लिए। तो आपको हमेशा क्या फील होगा कि आप हमेशा रेस्ट पे हो। एक्चुअल में आपको हमेशा यही फील होता है। ये तो हमारा दिमाग है जो चंचल है, वो समझ चुका है कि भाई अगल बगल देख के हम समझ जाएंगे कि कौन चल रहा है। बट एक्चुअल में देखा जाए तो ऑब्जर्वर को हमेशा क्या लगता है कि वो रेस्ट पे है। समझो, प्लेटफॉर्म पीछे जा रहा है। एक्चुअल में ये फीलिंग होती है। समझ आ रहा है बच्चों? तो
फिजिक्स पढ़ने का पहला रूल क्या है कि ऑब्जर्वर को हमेशा आप क्या मानोगे कि रेस्ट पे है। अगर आप ऑब्जर्वर को चला दोगे तो आप फिजिक्स सीख ही नहीं पाओगे। पहला रूल है फिजिक्स पढ़ने का कि ऑब्जर्वर जो भी बनेगा वो हमेशा रेस्ट पे रहेगा। ठीक है बच्चों, आप ऐसे सोचो कि आपको एकदम फ्री स्पेस में चले गए हो और एक कोई कार में हो और आपको बाहर विंडो नहीं, कार भले ही फास्ट चल रही हो, आपको यही हमेशा लगेगा कि आप एकदम शांति से बैठे हुए जगह, आप चल नहीं रहे हो। आप खुद सोचो, अभी आप टेबल पे बैठ के पढ़ रहे होगे, आपको लग रहा है कि आप रेस्ट करो, बट एक्चुअल में तो आप चल रहे हो ना अर्थ के साथ में। बट आप फील कर पा रहे हो। अब आप यहाँ पे तो आप ये नहीं कर सकते कि भाई अर्थ के बाहर निकाल के विंडो में देख लें, स्पेस में खुद के सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में आप चल रहे हो क्या। बच्चों बात समझो, अभी जब आप अपने टेबल पे बैठ के पढ़ रहे हो तो आपको क्या लग रहा है आप रेस्ट करो, बट अर्थ के बाहर से देखा जाए तो आप चल रहे हो। बट आपको तो यही फील हो रहा है ना आप रेस्ट पे हो, क्योंकि अभी आप ट्रेन के टाइप से अभी यहाँ पे तो गर्दन निकाल के बाहर देख नहीं पाओगे कि भाई अर्थ के बाहर गर्दन निकाल के देख लेते हैं कि आसपास वाले प्लेनेट के रिस्पेक्ट में आप आगे जा रहे हो पीछे जा रहे हो। तो जब आप कहीं पे ऐसा कर पाए तो आप समझ जाते हो, अदरवाइज आपको हमेशा क्या फील हो रहा है कि आप बैठे हो, आप रेस्ट करो। समझ आ रहा है बच्चों। ये ओम क्या बोलता रहता है, कोई खड़ा आ गया तो। काढ़ा बोल रहा है क्या, काढ़ा। अबे यार तुम लोग इधर उधर की बातें नहीं करो, मुझे पढ़ाने दो। तो बच्चों आप समझो, फिजिक्स में हमेशा आपको क्या मानना है कि जो ऑब्जर्वर है। अच्छा खड्डा आ गया, खड्डा बोल रहा है, ओके। अबे तुम लोग फालतू बातें नहीं करो यार। जब कोई गड्ढा आ जाएगा तो उसकी वजह से फोर्स लगेगा, जब फोर्स लगेगा तो उसे क्या लगेगा कि अर्थ हिल गया। उसे लगेगा मैं तो बैठा ही रहा, ये गड्ढा आते ही अर्थ नीचे चला गया, पत्थर ने हिला दिया पूरे अर्थ को। बट मैं नहीं चल सकता भाई। ऑब्जर्वर हमेशा क्या मानेगा कि मैं तो चल ही नहीं सकता भाई, बाकी दुनिया चलेगी और मैं रेस्ट पर हूं। अगर आप ये जितनी जल्दी मान लोगे उतनी जल्दी आप फिजिक्स समझ लोगे, क्योंकि फिजिक्स में शुरू शुरू में याद है जब शुरू में एकदम गैलीलियो वगैरह आए के पहले क्या चलता था कि अर्थ रुका हुआ है, सन इसके अराउंड चक्कर मार रहा है। पहली बार जिसने बोला कि अर्थ चल रहा है, लोगों ने उसे पकड़ के पीट दिया। समझो, तो तुम लोग भी वैसे ही बातें कर रहे हो। तुम्हारे लिए तो अर्थ रुका ही हुआ है, बट सोचो तुम्हारे जैसे लोगों को पहली बार कोई बोले कि भाई अर्थ चल रहा है, तो तुम कहोगे कि ये क्या बातें चल रही हैं। तुम्हें तो यही लगता है कि तुम ही रेस्ट पे हो, बाकी सारा प्लेनेट घूम रहा है, तुम लोग बस वही चीजें बातें कर रहे हो अभी। तो जिंदगी की सच्चाई यही है बच्चों, जो मैं बोल रहा हूँ उसे एक्सेप्ट करो और आगे बढ़ो। हाँ, विदाउट एनी एक्सेप्शन ऑब्जर्वर विल ऑलवेज बी इन रेस्ट। देखो मैंने यहाँ लिख दिया, फॉर अ ऑब्जर्वर ही सी विल बी इन रेस्ट ऑलवेज विदाउट एनी एक्सेप्शन। ऑब्जर्वर को आपको कभी भी नहीं चलाना है। ठीक है बच्चों। तो अब देखो, जब कोई भी ऑब्जर्वर बनेगा तो उसको भाई देखना रहेगा किसी को, ऑब्जेक्ट को। तो वहां पे अब हम एक टर्म लेके आएंगे, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो देखो ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है बच्चों, जब भी कोई ऑब्जर्वर है, मान लो अपना ये चिंटू है और पिंटू इस बार अपना कार से जा रहा है। पिंटू अपना कार पे बैठा हुआ है और वो जा रहा है।
तो चिंटू के लिए पिंटू मूव कर रहा है ना, तो वो उस चीज को कैसे फील करता है कि ये मूव कर रहा है। चिंटू देख रहा है कि ये अपने सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में आगे बढ़ता जा रहा है, सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में इसकी पोजीशन चेंज हो रही है। तो आप बच्चों देखो, रोड पे अगर आप खड़े हो तो आपको 10 बिल्डिंगें दिखती हैं, तो आपको समझ आता है कि ये इस वाले बिल्डिंग से दूर हो गया, उस बिल्डिंग के पास हो गया, तो समझ आ गया। लेकिन अगर आप यहाँ पे ऐसे एक लाइन बना दोगे, चिंटू खड़ा कर दोगे, पिंटू को आगे बढ़ाओगे, तो कौन सी बिल्डिंग से कंपेयर करोगे कि ये आगे बढ़ रहा है या पीछे जा रहा है। अब यहाँ पर कोई बिल्डिंग तो होगी नहीं जिसके रिस्पेक्ट में आप कंपेयर कर पाओगे, सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में ये आगे जा रहा है या पीछे जा रहा है। तो यहाँ पे हम लोग एक टर्म डिफाइन करते हैं, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। नहीं, यहाँ पे हम लोग एक टर्म डिफाइन करेंगे, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस देखो क्या होगा। फ्रेम ऑफ रेफरेंस नाम सुना है पहले आपने कभी? फ्रेम ऑफ रेफरेंस का नाम सुना है बच्चों? कोई कुछ बताना चाहेगा फ्रेम ऑफ रेफरेंस के बारे में? वेरी गुड सिद्धेश। सिद्धेश दवंगे ने तो मचा दिया भाई। सिद्धेश ने अभी न्यू एडमिशन है, देख लो पहले दिन ही देखो एकदम बड़ी बड़ी बातें कर रहा है। लड़के में टैलेंट तो है भाई। बट सिद्धेश तेरा टाइटल भी जबरदस्त है, दवंगे। दवंगे मतलब नाम से ही लग रहा है कि दबंग आदमी हो कोई। दबंग मतलब क्या होता है? जोश, वेरी गुड। तो देखो बच्चों, जैसा हमें दबंगे ने बताया कि ठीक क्या बताया था, हाँ, एक प्लेस जहां से हम मोशन को देखते हैं। तो सिंपल लैंग्वेज में, तो देखो सिंपल लैंग्वेज में क्या है कि जहां पे आप खड़े होके देख रहे हो, जैसे ये चिंटू जो है अभी रोड पे खड़ा होके देख रहा है, तो इसके लिए फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है? ये रोड फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। और मान लो ओम कुछ सस्ता नशा करके पेड़ पे चढ़ गया है, ओम हिरे, और ये पेड़ पे बैठ के देख रहा है भाई इसको आगे जाते हुए। तो ओम के लिए फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है? ये पेड़ है। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है? वो जगह जहां पे बैठ के आप मोशन को ऑब्जर्व कर रहे हो, ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व कर रहे हो, उस जगह को हम क्या नाम देते हैं? फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है? इट इज अ प्लेस फ्रॉम वेयर ऑब्जेक्ट विल ऑब्जेक्ट विल ऑब्जर्व हाँ तेजस, चित्र निकालना है ना, जो भी चित्र मैं बनाऊंगा वो आपको बनाना है ना। नहीं, हम ऑब्जर्वर को नहीं, हम उस जगह को फ्रेम ऑफ रेफरेंस बोलते हैं ना। और जो ऑब्जर्व कर रहा है उसको ऑब्जर्वर, और जगह को फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ताकि आपको क्लियर हो जाए कि भाई क्या बात चल रही है ना। अब देखो जैसे मान लो पिंटू के लिए पूछा जाए, जैसे यहाँ पे चिंटू के लिए फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है? रोड। ओम के लिए फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है? ट्री। और पिंटू के लिए फ्रेम ऑफ रेफरेंस है क्या है? कार। वो कार पे बैठ के देख रहा है ना, तो कार ही उसके लिए फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। समझ आ रहा है बच्चों? शॉर्ट में फ्रेम ऑफ रेफरेंस को FOR लिख रहा हूं ना, फ्रेम ऑफ रेफरेंस।
तो अब देखो ये जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस होगा, जब चिंटू यहाँ पे बैठ के देख रहा है, तो अब वो इसके मोशन को जब ऑब्जर्व करेगा तो वो कैसे ऑब्जर्व करेगा कि रोड पे ये आगे बढ़ रहा है, वो रोड उसके लिए फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। अरे यहाँ ऑब्जर्वर होगा, फिर ऑब्जर्वर विल ऑब्जर्व, यहाँ पे क्या लिख दे रहा हूँ मैं यार, ऑब्जर्वर विल ऑब्जर्व मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट। तो बच्चों देखो यहाँ पर जब भी ऑब्जर्वर को कोई भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस से मोशन को देखना है ना, तो उसको अब वहां से मोशन को स्टडी करने के लिए, अब वो बिल्डिंग तो बना नहीं सकता है कि भाई यहाँ पे कोई ये बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग से इतना दूर चला गया, उस बिल्डिंग से उतना दूर चला गया, बिल्डिंग तो यहाँ बनाना पॉसिबल नहीं है। तो हम लोग यहाँ पे कोऑर्डिनेट एक्सिस बना देते हैं और उस एक्सिस के रिस्पेक्ट में देखते हैं कि वो कहाँ जा रहा है। समझो, तो हम लोग हर एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस से ऐसे एक्सिस अटैच कर देते हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। तो जैसे रोड पर है, तो रोड पे जब है तो अपना चिंटू मान लो यहाँ पे खड़ा है, पिंटू जा रहा है, तो अगर पिंटू अभी मान लो इस डायरेक्शन में जा रहा है तो इधर मान लिया, मान लो एक्स एक्सिस है, तो अभी हम बोलेंगे कि पिंटू एक्स एक्सिस के लॉन्ग जा रहा है, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस में उसका वेलोसिटी 0 है, केवल वो एक्स एक्सिस में जा रहा है। तो हम जो भी बताना होता है उसको हम लोग एक्सिस के टर्म में बताते हैं। फिर अब वो कितना फास्ट जा रहा है, कितना स्लो जा रहा है, कितनी दूर चला गया थोड़ी देर में, तो अब हम यहाँ ये तो बोलेंगे नहीं कि थोड़ी देर में इतनी दूर चला गया, हमें यहाँ पे ये बताना रहता है कितनी देर में, टाइम भी बताना रहेगा। तो टाइम देखने के लिए चिंटू को एक घड़ी लगानी पड़ेगी, तो चिंटू की जो घड़ी होगी उसको हम नाम देंगे स्टॉप वॉच। हर बार चिंटू के पास जो भी ऑब्जर्वर होगा उसके पास एक स्टॉप वॉच होगा, वो उसमें टाइम देखता रहेगा और ये देखता रहेगा कि वो कितना एक्सिस पे आगे बढ़ रहा है। ऐसे करके हम मोशन को ऑब्जर्व करते हैं। ठीक है बच्चों, तो हर एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस में हम क्या कर देते हैं, एक्सिस बना देते हैं और एक स्टॉप वॉच रख देते हैं। फ्रेम ऑफ रेफरेंस तो एक्सिस है, वो एक्सिस कैसे टच में रहेगा, एक्सिस तो कहीं पे भी आप इमेजिन नहीं करोगे ना। तो हम क्या करते हैं, इन एवरी फ्रेम ऑफ रेफरेंस अब सिद्धि कुछ मचाने वाली है लग रहा है। अरे यार ये क्या हो गया, करो अनम्यूट। तेरे अनम्यूट के चक्कर में ये भी नाराज हो गया वन नोट, ये क्या सिद्धि बोलेगी। मैंने क्या मचा दिया, ये सिद्धि के नाम पे ही बंद हो गया ये वन नोट। बोलो सिद्धि। सर जैसे चिंटू के लिए रोड फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, वेरी गुड। ओम के लिए ट्री और मतलब पिंटू के लिए कार, तो वो तीनों मतलब चिंटू के लिए जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है रोड, वो मतलब टच यहाँ पे में। भी खड़ा है या बैठ के देख रहा है वही जगह है, तो जगह पे खड़ा है या बैठ के देख रहा है तो वो उससे चिपका रहेगा। अच्छा ये बोल रही थी क्या, टच हाँ में रहता है। हाँ मतलब वही है, वो तो टच में तो रहेगा ही, तभी तो वहां से देख रहा है वो। इन एवरी फ्रेम ऑफ रेफरेंस वी अटैच अ कोऑर्डिनेट एक्सिस ना, कोऑर्डिनेट एक्सिस रहेगा तभी आप मोशन को स्टडी कर पाओगे। वी अटैच अ कोऑर्डिनेट एक्सिस, क्योंकि हम बिल्डिंग तो बना नहीं सकते कि भाई बिल्डिंग के रिस्पेक्ट में देख लें। एंड अ स्टॉप वॉच। पिंटू की कार फ्लाइंग कार ही है ये। फ्लाइंग कार अब आ गई है क्रिस, मार्केट में नहीं आई है बट अब आने वाली है, तो अब सोच सकते हो आप। तो बच्चों फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो गया हमारा। अब देखो, अब हम लोग जब इसको पढ़ने जाएंगे, जब हम रेस्ट एंड मोशन को पढ़ेंगे, तो अब
हमें कुछ बेसिक डेफिनेशंस आने चाहिए, वो बार बार यूज होंगे। तो वो बेसिक डेफिनेशंस क्या क्या होंगे? जैसे हम बोलेंगे कि वो इतनी स्पीड से जा रहा है, इतनी वेलोसिटी से जा रहा है, इतना डिस्टेंस कवर कर लिया, तो ये सब का मतलब क्या होगा? क्रिस का सारा ध्यान यही है कि मूवी कैसे बनानी है। भंसाली जी का पूरा फोकस यही है कि जमीन से उठ गया है। तो अब हम लोग देखो देख रहे हैं बेसिक डेफिनेशन जो हमें इस चैप्टर में बार बार यूज होंगे। तो देखो बेसिक डेफिनेशन में सबसे पहला हमारा होगा पोजीशन। साथ साथ नोट करते चल लो ना बच्चों, साथ साथ ही नोट करो। अगर छूट जाए तो बाद में पीडीएफ से नोट कर लेना ना, बाद में पीडीएफ से नोट कर लेना, जितना हो पाए वो नोट करते चलो। तो देखो सबसे पहला हम लोग देख रहे हैं पोजीशन। ये चैप्टर समरन तो बहुत ही बड़ा है, बहुत ज्यादा बड़ा चैप्टर है ये समरन। इसमें अब आपको लगने वाले हैं 1 से 1.5 महीने, मोस्ट प्रोबेबली 1 महीने तो मान के चलो आराम से भी करेंगे तो। फिर अगला चैप्टर थोड़ा छोटा रहेगा, बट ये मजेदार चैप्टर है, इसमें बहुत सारे चैप्टर के पार्ट होंगे। ये सब क्या क्या है, पूरे फिजिक्स के फंडामेंटल, मतलब यहाँ से स्टार्ट है। तो इन सब चैप्टर में हम लोग फास्ट भी नहीं चल सकते, आपको एकदम आराम आराम से पढ़ाना पड़ेगा। और इंटरेस्टिंग है, कुछ ऐसा तुम बोर नहीं होगे, तुम्हें पता ही नहीं चलेगा कब 1 महीने निकल जाएंगे। तो हम लोग देखो बच्चों अब देख रहे हैं पोजीशन। पोजीशन देखो क्या होता है, ये हमें कोई भी ऑब्जेक्ट का पोजीशन, तो पोजीशन से हमें क्या पता चलता है कि उसका लोकेशन क्या है, कोई भी टाइम पे वो किस लोकेशन पे, ये बताने के लिए हम लोग पोजीशन यूज करेंगे। है? तो ये क्या बताता है, इट रिप्रेजेंट्स लोकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट। तो लोकेशन हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, मान लो कोई भी चीज मूव कर रही है, कहीं यहाँ पर है और मूव करके कहीं और जा रही है, तो अभी ये यहाँ पर है, इस चीज को हम कैसे बताएंगे, तो उसका कोऑर्डिनेट बताकर। फिर बाद में कहीं और चली गई तो वहां पहुंच गई, तो वहां का कोऑर्डिनेट बता देंगे, तो उस जगह का पोजीशन मिल जाएगा। है? तो हम पोजीशन कैसे बताते हैं, कोऑर्डिनेट, ये अपने हमें पता ही है कि हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे एक्सिस बना देंगे और वहां से फिर हम उसका कोऑर्डिनेट बना देंगे, बता देंगे। और आप चाहे तो इसके लिए पोजीशन वेक्टर भी यूज कर सकते हो ना, अगर हम उस पॉइंट को ओरिजिन से मिला दें, तो ये जो भी होगा इस ए को क्या बोलेंगे अभी, ये ए का पोजीशन वेक्टर है। तो पोजीशन बताने के लिए हम कोऑर्डिनेट यूज करते हैं या फिर पोजीशन वेक्टर यूज करते हैं। और ये लिखना आता ही है सबको, पोजीशन वेक्टर हम कैसे लिखते हैं, जो भी उसके कोऑर्डिनेट है उनमें आई जे के मल्टीप्लाई करके लिखते हैं ना, एक्स वाले में आई कैप, वाई वाले में जे कैप और जेड वाले में के कैप। तो पोजीशन बताने के लिए हमारे पास 2 तरीके हैं, एक तो हम कोऑर्डिनेट बता के बता सकते हैं या फिर हम पोजीशन करके बता सकते हैं। ठीक है बच्चों, देखो अगर कोई पार्टिकल ऐसे स्पेस में मूव कर रहा है, अलग ऐसे कोई कर्व में, तो वहां पोजीशन बताने के लिए हमेशा हम तीनों कोऑर्डिनेट यूज करते हैं। लेकिन कई बार पार्टिकल एक लाइन में मूव कर रहा होता है, अगर वो एक लाइन में मूव कर रहा है, मान लो केवल इस डायरेक्शन में जा रहा है, जब केवल इस डायरेक्शन में जा रहा है तो अब हमें उसके तीनों कोऑर्डिनेट बताने की जरूरत नहीं रहती, उस टाइम पे हम
जब एक लाइन में होता है तो केवल एक एक्सिस से काम हो जाता है। मान लो ये x इक्वल टू 0 है और इधर को x एक्सिस है, तो अब हमें बस यही देखना है कि भाई वो x एक्सिस में कितना आगे जा रहा है, तो हम बस x कोऑर्डिनेट बता के काम कर लेंगे ना। हम अभी बोल देंगे कि मान लो ये अभी इनिशियल इसका x कोऑर्डिनेट xi है, कुछ देर बाद वो यहाँ पहुंच गया तो xf हो गया, उसका जो भी कोऑर्डिनेट है केवल x कोऑर्डिनेट बता देंगे, तो उससे हमें उसका पोजीशन पता चल जाएगा। समझ आ रहा है बच्चों? स्ट्रेट लाइन मोशन के लिए एक लाइन केवल यूज करेंगे तो भी काम चल जाएगा, लेकिन अब स्पेस में मूव कर रहा है तो वहां पे तो आपको तीनों ही एक्सिस लेने पड़ेंगे। ठीक है बच्चों? तो फॉर स्ट्रेट लाइन मोशन नोट कर लो जल्दी ये। अबे तुम लोग लिखने में फोकस करो यार, लिखने के बाद खाना वाने पे देखना क्लास के बाद। फॉर स्ट्रेट लाइन मोशन वी यूज ओनली वन एक्सिस टू फाइंड पोजीशन ऑफ पार्टिकल। ठीक है बच्चों, तो पोजीशन आपको क्लियर है। 3D में होगा तो हम तीनों एक्सिस बताएंगे, 1D में होगा तो एक एक्सिस से काम कर लेंगे, और अगर कोई प्लेन में होगा तो वहां पे दो कोऑर्डिनेट यूज करते हैं। मान लो एक प्लेन है ना, इस प्लेन में पार्टिकल मूव कर रहा है, तो जब प्लेन में मूव कर रहा होगा तो वहां पे दो कोऑर्डिनेट से काम हो जाएगा। स्पेस में अगर मूव कर रहा है तो तीन कोऑर्डिनेट लगेंगे ना, और प्लेन में मूव कर रहा है तो उसके केवल दो कोऑर्डिनेट से अपना काम हो जाएगा कि वो कहां पर है। इफ पार्टिकल is moving in a plane then location of particle can be expressed तो पोजीशन अब आपको पूछा जाएगा तो अब आप बता सकते हो ना कि कहाँ पे पार्टिकल है, कोऑर्डिनेट बता करके या पोजीशन वेक्टर बता करके आप बताओगे। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देख रहे हैं डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट।
हो गया बच्चों? तो बच्चों अब हम लोग आगे पढ़ते हैं। हम लोग ये क्या बातें करते रह रहे हो यार। नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में क्या जानते हो बच्चों? कोई कुछ बताना चाहेगा? डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, स्केलर और वेक्टर। क्या बात है। तो देखो भाई, मान लो कि कोई पार्टिकल कहीं पोजीशन ए पे था और यहां से वो घूमते टहलते कोई पोजीशन बी पे आ गया। तो जितना भी इसने ये डिस्टेंस ट्रेवल किया, ये जितना भी डिस्टेंस ट्रेवल किया, इस पूरे पाथ की ये जो लेंथ है, इसको हम लोग डिस्टेंस बोलेंगे। और इसके बीच में जो इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच की जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी, उसको डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे ना। तो ये जो पाथ की लेंथ होगी वो क्या बताएगा? डिस्टेंस बताएगा। और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट, ये जो होगा ये डिस्प्लेसमेंट होगा। तो इसके नाम से देखो, नाम क्या बोल रहा है? डिस्प्लेस, मतलब अपने जगह से कितना हट गया है, बस आपको ये बताना है। किधर से गया उससे कोई मतलब नहीं है। डिस्प्लेस, कितना अपनी जगह से हटा है। तो ये क्या होगा? यहाँ था अभी यहाँ गया, तो ये इसका डिस्प्लेसमेंट है। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट विल बी डिस्प्लेसमेंट। और डिस्प्लेसमेंट जब होगा तो वहां पे हम ये भी बताते हैं कि किधर को अपनी जगह से हटाए। यहाँ पे पहले था, यहाँ से उसकी जगह नई पोजीशन किधर हो गई? इधर हो गई। तो इनिशियल से फाइनल की तरफ जो जो मिलाने वाला वेक्टर होगा, इसको बोलेंगे, ये इसका डायरेक्शन है। डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी और इसका डायरेक्शन हमेशा किधर होगा? टुवर्ड्स फाइनल पॉइंट। तो ये पॉइंट हम लोग लिख लेते हैं। डिस्टेंस क्या है? डिस्टेंस इज पाथ लेंथ ऑफ जर्नी। जो भी आप जर्नी कर रहे हो उसमें कितना आपने ट्रेवल किया। और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट
इज डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस में क्या है, हम ये नहीं देखते कि भाई किस डायरेक्शन में गए हो ना, बस आपको ये देखना रहता है कि कितना चले हो, इससे मतलब नहीं है कि किधर को गए हो। तो यहाँ डायरेक्शन नहीं होगा ना, डिस्टेंस में कोई डायरेक्शन नहीं होगा, तो इसको हम क्या बोलेंगे, स्केलर क्वांटिटी। जबकि डिस्प्लेसमेंट में ये अपनी जगह से कहाँ पे डिस्प्लेस हुआ है, तो डायरेक्शन भी रहेगा कि इस जगह से इधर को गया, तो ये हमारा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो डिस्टेंस इज ए स्केलर क्वांटिटी, जबकि डिस्प्लेसमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का हमेशा डायरेक्शन किधर को होगा बच्चों, अगर पार्टिकल यहां से चला और यहाँ को गया है ना, ये उसका इनिशियल पोजीशन और ये उसका फाइनल पोजीशन है, तो डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन हमेशा किधर को होता है, टुवर्ड्स फाइनल पॉइंट। डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट will always be from initial point to final point. और डिस्प्लेसमेंट को जब हम डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के फॉर्म में लिखेंगे तो निकालेंगे कैसे, मान लो अगर उसका इनिशियल कोऑर्डिनेट है कुछ x1 y1 z1 और फाइनल कोऑर्डिनेट x2 y2 z2, ये हमारा ओरिजिन है। हाँ अभी उस पे आते थे जस्ट ना, तो आप इसको ऐसे मिला दोगे तो ओ ए यहाँ पे क्या है, इनिशियल पोजीशन वेक्टर। ओ ए क्या है यहाँ पे, इनिशियल पोजीशन वेक्टर। ओ बी क्या है, फाइनल पोजीशन वेक्टर। और ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन से आप क्या लिख सकते हो, ओ ए वेक्टर प्लस ए बी वेक्टर ना। ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन से वेक्टर में सिद्धेश दबंगे, तूने वेक्टर अभी एकदम भी नहीं पढ़ा होगा ना। ठीक है, तो फिर कुछ कुछ चीजें नहीं भी समझ आएंगी तो उतना मान लेना ना। ओ ए वेक्टर प्लस ए बी वेक्टर ये हमें ओ बी वेक्टर देगा ना, तो हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं ट्रायंगल ऑफ एडिशन से ओ ए वेक्टर प्लस ए बी वेक्टर इक्वल टू ओ बी वेक्टर। तो इसका मतलब ए बी वेक्टर ही हमारा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है ना, यहाँ पे देखो ए बी वेक्टर ही हमारा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। तो वो कितना हो जाएगा, ओ बी वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर। तो इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या आया, फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर ना। आर एफ मतलब फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस आर आई मतलब इनिशियल पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर को हम ऐसे आर से भी लिखते हैं ना। तो कहीं पे भी हमें डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकालना होगा तो हम क्या देखेंगे, चेंज इन पोजीशन वेक्टर। डेल्टा आर मतलब चेंज इन पोजीशन वेक्टर। ये चाहे 1D में हो, 2D में हो, 3D में हो, हर जगह हम लोग ऐसे ही करेंगे। ठीक है बच्चों।
सिद्धेश दवांगे, तुम एक बार अभी क्लास के बाद कॉल कर लेना मुझे ना। कल भी तूने शायद किया था तो मैं उठा नहीं पाया था यार, सो रहा था मैं दोपहर में। अरे सिद्धि, कोरोना काल में आदमी टाइम कैसे काटे, ऐसे ही काटना पड़ेगा यार। श्रेयस, तुम भी कॉल कर लेना भाई। श्रेयस शिंदे, संडे का दिन था तो क्या करते यार। संडे के दिन क्या होता है, मैं पूरे गले तक एकदम खा लेता हूँ, एकदम इतना खा लेता हूँ कि फिर अब हिलने डुलने की भी कंडीशन नहीं रहती है, फिर मैं सो जाता हूँ। संडे मेरा ऐसे ही जाता है। और अगर थोड़ा बारिश वगैरह हो रही होती तेज तो फिर निकल जाता लॉन्ग ड्राइव पे। कल लेकिन बारिश वगैरह भी नहीं हुई तो मैं सोता ही रहा यार। घूमने जाता हूँ यार, लेकिन उसके लिए थोड़ा बारिश वारिश होनी चाहिए तो थोड़ा सा बाहर जाने में अच्छा लगता है। यहाँ तो हो गया बच्चों नोट। अब देखो, जैसे मान लो एक क्वेश्चन करते हैं हमें, ये तो दिक्कतें हैं जिंदगी में ओम यार, कि तुमको टेस्ट देना पड़ेगा और किसी को मजे करने पड़ेंगे संडे को। बट टाइम आएगा, सबका टाइम आता है, अपना टाइम भी आएगा। मेरे को भी यार ये पहले तो बहुत ही बोरिंग रहता था जब मैं तैयारी करता था। संडे को हम लोग के टाइम में ये डिश टीवी केबल का उतना चक्कर रहता नहीं था, डीडी वन आता था केवल। डीडी वन में एक संडे को मूवी आती थी शाम को 5 बजे। तो वो मुझे रहता था कि यार एक संडे को एक मूवी तो देखने दे दे पिताजी। तो वो पूरे वीक बोल के रखते थे कि हाँ संडे को एक मूवी देखने दूंगा, पूरे वीक ढंग से पढ़ाई करो। फिर संडे को जहां मूवी आधा घंटा देखता था तुरंत नाराज हो जाते थे कि यार तू तब से मूवी देख रहा है, और संडे की भी मूवी बंद करा देते थे। तो यार वो तैयारी वाला टाइम तो बड़ा ही दिक्कत वाला रहता था। मैं भी बहुत चिढ़ जाता था कि यार संडे को भी मूवी नहीं देखनी थी, पूरे वीक भर पढ़ाई करवाई और फिर संडे को धोखा दे दिया। तो अभी तो तुम लोगों के भी 2 साल ऐसे ही जाएंगे। हाँ, ये यार मेरे को भी बड़ा ही वो रहता था कि यार प्रॉमिस करके पिताजी मुकर जाते थे कि संडे वाले दिन। और बचपन में तो यार उस टाइम पे मूवी वूवी देख के लगता था यार कितना अच्छा कुछ चल रहा है, क्या मजा आ रहा है। डीडी वन में ब्लैक एंड व्हाइट टीवी रहती थी,
और ऐड पे ऐड आते रहते थे, वो मूवी देख के भी बहुत मजा आ जाता था एकदम। अभी तो लगता है यार कि कोई मजा ही नहीं है जो उस टाइम के टीवी देखने में मजा आता था। अब यार मेरे बच्चे क्या करेंगे अभी से कैसे बताया जाए, वो तो उनकी मर्जी। हाँ वही चक्कर है यार। पहले वो बड़ी क्लास तो उसकी खत्म होने दो, फर्स्ट से आगे बढ़े फिर देखते हैं। तो अब देखो बच्चों यहाँ पर, सपोज हमारा, अरे यार तुम लोग बातें करा करके टाइम खत्म हो जाता है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग कोई इधर उधर की बातें नहीं करेंगे, केवल पढ़ाई करेंगे यार। बहुत स्लो हो जाती है स्पीड। तो होमवर्क तो अब क्या ही दे पाएंगे, अब कुछ पढ़ा ही नहीं पाए हैं ज्यादा। तो अपना मॉड्यूल ही करते रहो जहां तक के चैप्टर्स हो गए हैं। एक्सरसाइज 2 करो यूनिट डायमेंशन का। हाँ यार कॉल आ गया था, इस चक्कर में म्यूट हो गया था। एक्सरसाइज 2 कर लो, फिर अलग से वो टाइम रखेंगे ना, वो रेगुलर क्लास में एक्सरसाइज 2 डिस्कस नहीं करेंगे, नहीं उसके लिए अलग से करेंगे। हो गया है। तो अब तो जाने दो, नेक्स्ट क्लास में बताना तो फिर टाइम डिस्कस कर लिया जाएगा। TWT काइनेमेटिक्स रहेगा फिजिक्स में। अब जाने दे भाई, नेक्स्ट टाइम ही करेंगे। केमिस्ट्री में कोई नया टॉपिक नहीं हुआ अभी तक। अबे मैथ में ट्रिगो नहीं यार, ट्रिगो छोड़ो, अब बहुत बार हो गया ट्रिगो का। और कोई टॉपिक बताओ। मैथ में बताओ कोई और टॉपिक हुआ है। बेसिक मैथ हुआ है। ट्रिगो में कुछ ऐसे नए टॉपिक हुए हैं क्या? ठीक है तो फिर ट्रिगो रख देता हूँ, और एक से बार सर से भी बात कर लेता हूँ। अगर क्वेश्चन भी होने चाहिए ना देने लायक, अभी तो क्वेश्चन ही नहीं मिलते जितना टॉपिक हुआ उस पे। ठीक है तो फिर यही रहने देते हैं। ठीक है बच्चों, फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। तब तक आप मॉड्यूल कंप्लीट करो और मजे करो। बाय बाय एवरीवन।